नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और हाजिर हूं इंडिया न्यूज का सबसे नया शो बड़ी बात लेकर। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात होगी उन खबरों की जो आम इंसान की जिंदगी पर सीधे प्रभाव डाल रही है। इसी बड़ी बात के जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे वो बात जो ना तो किसी न्यूज चैनल पर नजर आती है और ना ही सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी बात। पहली खबर, जून के आखिरी हफ्ते से देश के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन लोगों की जेब पर बोझ पड़ गया है। बारिश के चलते सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं, जिसकी मार सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ रही है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने सब्जियां खरीदने में कटौती कर दी है। पहले जो टमाटर लोग 1 किलो खरीद रहे थे, वो अब 250 ग्राम से काम चला रहे हैं। सब्जियां खरीदने की बजट 50% से भी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशान आलू और टमाटर के दाम कर रहे हैं। दिल्ली में टमाटर के खुदरा भाव 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। देश के दूसरे शहरों में भी टमाटर की कीमतें 80 रुपए से 120 रुपए किलो के बीच हैं। वहीं आलू की कीमतें भी 50 रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली में मिलने वाला पहाड़ी आलू 50 रुपए किलो में मिल रहा है। इस सर्वे में देश के 393 जिलों में रहने वाले 41,000 से ज्यादा लोग शामिल किए गए हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 62% पुरुष हैं, जबकि 38% महिलाएं शामिल थी। टियर 1 शहरों में इस सर्वे में 42% हिस्सेदारी थी, जबकि टियर 2 सिटीज के लोगों की हिस्सेदारी 25% और टियर 3 व टियर 4 शहरों की हिस्सेदारी 33% थी। दरअसल जून महीने में खुदरा महंगाई एक बार फिर से 5% के ऊपर निकल गई है। जून में खुदरा महंगाई दर 5.08% रही है, जो 4 महीने में सबसे ज्यादा है। खुदरा महंगाई दर बढ़ने का सीधा मतलब है कि खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी, जो सब्जियों के दामों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। सिर्फ आलू और टमाटर ही नहीं, बल्कि लौकी और तोरी जैसी सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। तोरी की कीमतें 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं, जबकि लौकी भी 60 रुपए किलो बाजार में बिक रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खबर की। जी हां, इस साल 22 जुलाई से 19 अगस्त तक हरिद्वार में कांवड़ मेला लगेगा और इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उत्तर रेलवे ने कई प्रबंध किए हैं। दिल्ली से शामिल के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को अब दिल्ली हरिद्वार के बीच चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली से सहारनपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी बढ़ाकर हरिद्वार तक कर दिया गया है। इसके साथ ही कांवड़ मेले के दौरान 5 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। मुरादाबाद से लक्सर के बीच ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं हरिद्वार से दिल्ली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली से ऋषिकेश के बीच भी स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ऋषिकेश से लखनऊ के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि ऋषिकेश से बरेली के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। उत्तर रेलवे का कहना है कि 24 रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जाएंगे। यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए मेले के दौरान चलने के लिए 3 खाली कोच के रैक भी तैयार रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं एक और खबर की। जी हां, बात करते हैं जियो की। हाल ही में जियो और एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज होने के बाद बीएसएनएल की डिमांड बढ़ती दिख रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि बीएसएनएल के पास अपनी 4G सेवाएं नहीं हैं, जिनमें अब कंपनी की मदद के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस सामने आई है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर देश के 1000 गांवों में 4G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो जियो और एयरटेल के सामने बीएसएनएल की एक बड़ी पेशकश होगी। जियो ने अपने रिचार्ज में 12% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी की है, जबकि एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज में 11% से 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज महंगे किए हैं। रिचार्ज महंगे होने के बाद सोशल मीडिया पर फिर से बीएसएनएल की सेवाओं से जुड़ने की अपील कई वायरल पोस्ट के जरिए से की गई है। अब टीसीएस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। देश भर में 1000 गांवों में 4G सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। टीसीएस देश में 4 डेटा सेंटर भी बनाने जा रही है, जिसमें 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। बाजार की बात करें तो अभी जियो और एयरटेल का
भारत के मोबाइल बाजार में दबदबा है। जियो का मार्केट शेयर करीब 41% है, जबकि एयरटेल का मार्केट शेयर 33% है। वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 19% के करीब है। बीएसएनएल का मार्केट शेयर भी 7.5% के करीब है। अब यदि टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर सस्ता मोबाइल इंटरनेट मुहैया करा पाते हैं तो जियो और एयरटेल को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में सरकार ने एमटीएनएल को भी बीएसएनएल में मर्ज करने की बात कही है। एक और बड़ी खबर, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद क्लेम के इंतजार में अब आपको अस्पताल के कमरे में लंबा वक्त नहीं बिताना पड़ेगा। अब तक डॉक्टर के डिस्चार्ज करने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम सेटल करने में 6 से 8 घंटे का वक्त लगा देती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल सरकार ने अब नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज बना दिया है, जिसमें देश की 33 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ गई हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार ने बीमा दावों से जुड़ी जानकारी के आदान प्रदान के लिए बनाया है। अब तक ये काम देश की कई बड़ी कंपनियां कर रही थी। सरकार का दावा है कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज से न सिर्फ बीमा दावों की प्रक्रिया में तेजी होगी, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी बनी रहेगी। इससे देश की शीर्ष बीमा नियामक संस्था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा के पास दावों के निपटान की स्थिति की रियल टाइम जानकारी आपको होगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि आम लोग भी मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने दावे की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। अभी कुछ कंपनियों ने टेस्टिंग के तौर पर इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए दावों का निपटान भी शुरू कर दिया है। जल्द ही इस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च भी किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार का मकसद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे आंकड़े जुटाना जरूरी है ताकि अनुचित आधार पर दावों को खारिज करने जैसी गड़बड़ियां ना हो सके। इस नए पोर्टल के लॉन्च होने से अस्पताल भी खुश है, क्योंकि क्लेम का निस्तारण ना होने तक उन्हें भी अस्पताल का एक बेड मरीज को देना पड़ता था, लेकिन अब क्लेम जल्द सेटल होगा और उस बेड का इस्तेमाल दूसरा मरीज कर सकता है। और एक और बड़ी बात, जी हां, नोएडा में प्राधिकरण ने नई शुरुआत करते हुए सार्वजनिक तौर पर शुद्ध जल की सुविधा देने का वाटर एटीएम का इस्तेमाल किया है। अभी इस वाटर एटीएम को सेक्टर 37 में हरिजन बस्ती में लगाया गया है, जबकि दूसरा वाटर एटीएम सेक्टर 35 में मोरना बस डिपो की तरफ से लगाया गया है। इस वाटर एटीएम पर कार्ड स्वैप करने पर पानी मिलेगा। अभी ये वाटर एटीएम सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात को 8 बजे तक काम करेगा और एक बार में एक व्यक्ति को 20 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाएगा। वाटर एटीएम से मिलने वाला पानी न सिर्फ शुद्ध होगा बल्कि ठंडा भी होगा, जो गर्मी से आपको राहत देगा। वाटर एटीएम्स में 2 तरह के ऑटोमेटिक कार्ड ऑपरेटिंग वाटर वेंडिंग मशीन भी लगाई गई हैं। इस मशीन में कार्ड स्वैप करने पर 1 लीटर पानी देती है, जबकि दूसरी मशीन से कार्ड स्वैप पर 20 लीटर पानी मिल सकता है। लोगों की मदद करने के लिए वाटर एटीएम पर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। नोएडा में लगाए गए वाटर एटीएम की क्षमता 1000 लीटर प्रति घंटा, जिसमें सैंड फिल्ट्रेशन के साथ ही कार्बन फिल्ट्रेशन और पेबल्स फिल्ट्रेशन तकनीक के इस्तेमाल से पानी को साफ करके लोगों को दिया जाएगा। साथ ही इस वाटर फिल्टर में आरओ सिस्टम भी लगा होगा, जो पूरी तरह से ये सुनिश्चित करेगा कि पानी साफ हो। और अगली बड़ी बात, जो कि अच्छी खबर है, भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल और आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान मैदान पर गुटखा और तंबाकू के विज्ञापन नजर नहीं आएंगे। इन विज्ञापनों से बीसीसीआई को अच्छी कमाई होती है, लेकिन अब इन विज्ञापनों को बंद करने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन विज्ञापनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की बात कही है। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में ये सामने आया है कि 2023 में तंबाकू ब्रांड के सभी सिगरेट विज्ञापनों में के 41% क्रिकेट वर्ल्ड कप के 17 मुकाबलों के दौरान दिखाए गए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई के मैदान पर धुआं रहित तंबाकू के विज्ञापन बंद किए जाएं, इसकी तैयारी में है। इसमें उन विज्ञापनों को बंद करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा
जिसे किसी सेलिब्रिटी ने प्रमोट किया हो। दरअसल क्रिकेट मैच युवा जनसंख्या के बीच काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब धुआं रहित तंबाकू के विज्ञापन क्रिकेट मैच के दौरान और सेलिब्रिटीज़ के उन विज्ञापनों का समर्थन किया है। ये अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को तंबाकू सेवन की तरफ खींचता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सेवा महानिदेशालय ने अब बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर ऐसे विज्ञापन बंद करने की प्लानिंग करने के लिए कहा है। और बात करते हैं अगली बड़ी बात की। गुजरात के साबरकांठा और अरवल्ली जिलों में 4 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। दरअसल चारों बच्चों की मौत बेहद खतरनाक वायरस की वजह से हुई है, जिसे चांदीपुरा वायरस कहा जाता है। इस वायरस का नाम सामने आते ही देश भर की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में चांदीपुरा वायरस से पीड़ित 2 बच्चों का इलाज अब भी चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि बीते 5 दिनों में चांदीपुरा वायरस से मरने वाले बच्चों की संख्या 6 हो गई है, जबकि संदिग्ध मामलों में ये संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई है। अस्पतालों में एडमिट बच्चों के ब्लड सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। चांदीपुरा वायरस 15 साल के कम उम्र के बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा हमला करता है और बच्चों में मृत्यु दर पर सबसे ज़्यादा होती है। चांदीपुरा वायरस में इलाज के लिए अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनाई जा सकी है। चांदीपुरा वायरस से रोगी को तेज़ बुखार होता है और दिमाग में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण फ्लू और इंसेफेलाइटिस जैसे होते हैं। इस बीमारी का पहला मामला साल 1966 में महाराष्ट्र में रिपोर्ट किया गया। नागपुर के चांदीपुरा इलाके में वायरस की पहचान की गई, इसलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। साल 2004 में ये वायरस आंध्र प्रदेश में भी पाया गया। फिर साल 2006 में इस वायरस के महाराष्ट्र में दोबारा ट्रेस के संकेत मिले और 2019 में वायरस गुजरात में भी पाया गया। चांदीपुरा वायरस मक्खियों से फैलता है और इसके फैलने के पीछे मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार होते हैं। और बड़ी बात में अब बात भारत की आबादी की। भारत की जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ हैरान करने वाले आंकड़े साझा किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत की आबादी, जी हां, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक 1.7 अरब हो जाएगी। हालांकि इसके बाद इसमें 12% की कमी भी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमी के बावजूद इस सदी में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के अंत तक दुनिया की आबादी 8.2 अरब होगी और 2080 के दशक तक बढ़कर ये 10.3 अरब हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चरम पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट आएगी और सदी के अंत तक ये घटकर 10.2 अरब हो जाएगी। भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत साल 2021 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल के अंत तक भारत की आबादी 145 करोड़ तक हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदी के अंत तक भारत की आबादी 150 करोड़ तक रह जाएगी। यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक 2060 के दशक में भारत की आबादी चरम पर होगी और फिर इसमें कमी आना शुरू होगी। वहीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि साल 2054 तक चीन की आबादी घटकर 121 करोड़ रह जाएगी, जो अभी 141 करोड़ है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने आबादी के ये आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जारी किए हैं। इन आंकड़ों की माने तो भारत को जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा आबादी होगी तो संसाधनों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होगी, जो अभी भी भारत में सभी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। और एक और बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने वाली पत्नी के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। महिला के दूसरे पति और खुद महिला को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। महिला के पहले पति ने पत्नी, सास, ससुर और पत्नी के दूसरे पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस सीसी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की ये बेंच ने फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले पति पत्नी को एक साथ जेल नहीं भेजा जाएगा।
महिला का दूसरा पति पहले 6 महीने की जेल काटेगा और उसकी रिहाई के 2 हफ्ते के अंदर महिला को सरेंडर कर जेल जाना होगा। दरअसल कपल का 6 साल का बेटा भी है और उसकी देखरेख में कमी ना रहे, इसलिए दोनों आरोपियों को अलग अलग जेल की सजा सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में महिला के माता पिता को तो बरी कर दिया है, लेकिन महिला और उसके दूसरे पति को एक साल की सजा सुनाई है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और मद्रास हाईकोर्ट ने महिला और उसके दूसरे पति को कुछ घंटों की जेल और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले में नाखुश महिला के पहले पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और याचिका दाखिल की थी। अब महिला और उसके दूसरे पति को जेल तो जाना ही होगा, साथ ही 2,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि अदालत की कार्रवाई खत्म होने तक की जेल की सजा से लोगों में इस तरह के अपराध दोबारा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और अब अगली बड़ी बात, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया की चुनावी जनसभा में गोली चली। इस फायरिंग में ट्रंप बाल बाल बच गए और अब ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने अपना आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लेकिन ट्रंप पर गोली चलने के बाद अमेरिका के गन कल्चर पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में 34 करोड़ की आबादी के पास 40 करोड़ बंदूकें हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका की 60% से ज्यादा आबादी बंदूक रखती है। अमेरिका में गन कल्चर का ही नतीजा है कि देश में बीते 50 साल में 14 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका में औसतन 100 लोग रोजाना गन कल्चर की वजह से मारे जाते हैं। अमेरिका में गन वैसे ही मिलती है जैसे भारत में सब्जियां या फिर किराने की दुकान से सामान, यानी कि आपको स्टोर पर जाना है, अपनी पसंद बतानी है और पैसों का भुगतान कर बिना किसी सवाल जवाब के आप गन खरीद सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने बीते 125 साल में करीब 50 करोड़ बंदूकें बेची हैं। इनमें से 40 करोड़ बंदूकें अभी भी सर्कुलेशन में हैं। सिर्फ जनवरी 2023 में ही अमेरिका में 1 करोड़ 67 लाख बंदूकें बेची गई, जबकि इस साल जनवरी में अप्रैल तक यूएस में 55 लाख बंदूकें बेची गई हैं। अमेरिका में हर 100 आदमी के पास 120 से ज़्यादा बंदूकें हैं, जबकि यमन में हर 100 आदमी पर 53 बंदूकें हैं। कनाडा में हर 100 आदमी के पास 35 बंदूकें हैं, जबकि लेबनान में हर 100 आदमी के पास 32 बंदूकें हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में ज़्यादातर लोग निजी सुरक्षा की वजह से गन को खरीदते हैं। अमेरिका में गन कल्चर की बात करें तो साल 2020 में देश में शूटिंग की 647 वारदातें हुई थी, जिसमें 45,000 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 24,000 से ज़्यादा मामले तो गन का इस्तेमाल कर खुदकुशी करने के थे। अमेरिका में नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे ताकतवर गन लॉबी है जो सरकार को कानून बनाने से रोकती है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बाद गन कल्चर के खिलाफ कानून तो बना, लेकिन वो इतना लचर था कि उसमें गन खरीदने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। हाल की बात करें तो जॉर्जिया प्रांत में गन लेकर घूमने पर लगी पाबंदी भी हटा ली गई। और अगली बड़ी बात आतंकवाद से जुड़ी हुई। तालिबान का आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि टीटीपी और अल कायदा के बीच गहरी साठगांठ है और ये गठबंधन कभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीटीपी के पास करीब 6,500 आतंकवादी हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अल कायदा के आतंकवादी अब टीटीपी आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग दिलाने के लिए दूसरे देशों में आतंकवादियों के पास भी भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अल कायदा की ट्रेनिंग के बाद ही टीटीपी के आतंकवादी बेहद ताकतवर हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी को हथियार हक्कानी गुट दे रहा है। ये भी दावा है कि इस्लामिक स्टेट खुरासन के आतंकवादियों को भी इसी शर्त पर जेल से रिहा कराया जा रहा है कि वो टीटीपी से जुड़ जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में अंदरूनी मामलों के मंत्री का नाम हुक्कानी है, जो वैश्विक आतंकवादी घोषित है। वहीं तालिबान की सरकार का दावा है कि उसके देश में इस्लामिक स्टेट खुरासन के अलावा कोई दूसरा आतंकवादी संगठन नहीं है। हालांकि यूएन के सदस्य देशों की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान बन चुके देश में कम से कम 24 आतंकवादी समूह सक्रिय हैं।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकवादी संगठन मध्य एशिया और आसपास के इलाकों में असुरक्षा का कारण बने हुए हैं, जो अब पूरी दुनिया को दहलाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगली बड़ी बात, ओमान की एक मस्जिद में शिया मुस्लिमों के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। इस गोलाबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। ओमान की राजधानी मस्कट की बादी अल कबीर मस्जिद के करीब ये वारदात हुई है। फायरिंग होते हुए मस्जिद में अफरा तफरी मच गई है। अगर मैं आपको तस्वीरों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कहां पर अफरा तफरी मरी है, और इसके कारण लोग जान बचाने के लिए इमाम अली मस्जिद में पनाह लेने के लिए पहुंच गए थे। ये वही मस्जिद है जो आपको दिखा रहे हैं जहां पर अफरा तफरी मची हुई है। ओमान से जुड़ी इस फायरिंग में पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए हैं। ओमान में पाकिस्तान के राजदूत ने अस्पताल में पाकिस्तानी नागरिकों से मुलाकात की बात भी की है। इस हमले के बाद मस्कट में अमेरिकी दूतावास ने अपने देश में नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मुसलमान ओमान में अशुरा मना रहे थे, और अशुरा में शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के युद्ध में हुई शहादत की याद करते हैं। इस दिन शिया मुसलमान इराक में स्थिति इमाम हुसैन की दरगाह पर भी जाते हैं। ओमान की अगर बात करें तो यहाँ 86% मुस्लिम आबादी है, और जिसमें सुन्नी और इबादी मुस्लिमों की आबादी 40% है, जबकि शिया मुस्लिमों की आबादी करीब 6% है। ओमान की मिडिल ईस्ट में बिचौलिए देश के रूप में जाना जाता है। तनाव की स्थिति में ओमान ही देशों के बीच संधि करवाने और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ओमान में क्राइम रेट बेहद कम है, और वहाँ जो फायरिंग की घटना है वो फिलहाल आम नहीं बताई जा रही है। और जो ओमान में सुरक्षा बल के इलाके में घेराबंदी कर ली है, सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। गोलियां किसने चलाई ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है। एक और बड़ी बात आपके लिए, क्रेडिट कार्ड रखने पर आमतौर पर कंपनियां कोई पैसा या फीस नहीं वसूलती हैं, और जिन कार्ड्स पर फीस ली जाती है उनमें फीस जितनी भी कीमत के वाउचर या फिर कैशबैक पॉइंट्स भी कस्टमर को देती है। अब सवाल यह है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई कैसे होती है। दरअसल क्रेडिट कार्ड कंपनियां बिजनेस की तरह काम करती हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज पर ब्याज लिया जाता है, और ब्याज ही क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बकाये को चुका नहीं पाते हैं, और उस पर ब्याज लगता है। ये ब्याज 30 से 50% तक होता है। कई बार लोग EMI पर भी सामान खरीदते हैं, जिस पर भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां ब्याज वसूलती हैं। हालांकि EMI पर सामान खरीदने पर ब्याज 10% से 20% के बीच होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, और उन्हें भी भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच लोगों ने हर महीने क्रेडिट कार्ड से 400 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का जरिया लोन भी होता है। तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियां लोगों को लोन मुहैया कराती हैं, जिस पर 12% से 24% तक ब्याज वसूला जाता है। इंटरचेंज इनकम भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का एक तरीका है। जब भी ग्राहक क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदता है तो दुकानदार उस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR फीस लगाता है। ये फीस ट्रांजैक्शन का 1% से 3% तक होता है। MDR फीस में कार्ड जारी करने वाली कंपनियों की तरफ से इंटरचेंज फीस लगाई जाती है, जो MDR का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनियां कार्ड पर